नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन और लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे मित्रों। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है मित्रों, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त कार्य गोष्ठी विधि में शिक्षण सत्र को कितनी पारियों में विभाजित किया जाता है। लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो प्रयुक्त कार्य, उच्च प्राथमिक स्तर आप जानते हो यानी कि 6 से 8 के लिए है, लेवल 2 वालों के लिए प्रश्न, यानी कि देखिए इसमें लेवल 1 और 2 दोनों का साथ में शामिल है, क्योंकि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो शिक्षण विधियां हैं वो लगभग एक समान है ना। तो यहाँ पे देखिए एक विधि चलती है कार्य गोष्ठी विधि, ठीक है, कार्य गोष्ठी विधि। इस कार्य गोष्ठी विधि में पूछा है शिक्षण सत्र को कितनी पारियों में विभाजित किया जाता है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 2, 3 या 4। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, जो कार्य गोष्ठी विधि है उसमें शिक्षण सत्र को 2 पारियों में विभाजित किया जाता है ना। यानी इसमें होता क्या है कार्य गोष्ठी विधि मित्रों, इसमें देखिए जो आपको बता दूं मैं कि 30 से 40 कितने पूछी जा सकती है छात्रों की संख्या, छात्र या व्यक्ति जो इसमें कार्य करते हैं उनकी संख्या पूछी जा सकती है। तो याद रखना 30 से 40 व्यक्ति क्या करते हैं, समूह में विचार विमर्श करने के लिए एक जगह एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं, और अगले 4-5 दिनों तक, इसमें संख्या भी समय भी पूछ सकते हैं ना, ये छात्रों की संख्या, ये समय, 4-5 दिनों तक क्या करते हैं, विचार विमर्श की समस्या का समाधान के लिए विचार विमर्श समूह में करते हैं, है ना। तो उसमें देखिए शिक्षण सत्र 2 पारियों में होता है। कौन कौन सा, यानी कि 2 पारियां होती है। एक होती है मित्रों प्रातःकालीन, पहले कौन सी होती है, प्रातःकालीन शिक्षण सत्र पारी होती है, और दूसरी होती है शामकालीन, है ना, प्रातः और शाम की, ये होती है 2 इसमें पारियां। तो इस प्रकार मित्रों पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 सही उत्तर था। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पर्यावरण विषय में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या करना चाहिए। पर्यावरण विषय पूछा है ना, इसमें बच्चों की क्या उत्पन्न करना है, रुचि उत्पन्न करना है मित्रों, है ना। तो सर्वोत्तम उपाय क्या करना चाहिए। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था गलत चीज़ है। देखिए जो अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था है वो कभी कमजोर छात्रों के लिए नहीं होती है, वो होती है मित्रों प्रतिभाशालियों के लिए ही होती है, आपको पता है ना। क्योंकि कमजोर छात्र तो पहले से ही मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था क्यों की जाएगी, है ना। दूसरा है समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त क्लास देना, तो ये भी गलत चीज़ है ना। यहाँ तो आ रही कि जो जिन बच्चों की रुचि उत्पन्न नहीं है तो उनकी उत्पन्न के लिए भाई रुचि उत्पन्न करने अतिरिक्त कालांश, वही हो गया अतिरिक्त कक्षा अतिरिक्त क्लास, ये प्रतिभाशालियों के लिए है ना। फिर है उपयुक्त सभी यहाँ पे हट जाएगा, तो विकल्प बचा है कहानी और खेल विधि से शिक्षण करना। आपको पता है बच्चों की विषय वस्तु या कोई चीज़ उनको पढ़नी है तो रुचि कब जागेगी उनकी, जब उनको कहानी कहकर हम सिखाएंगे ना, तब सीखेंगे, या खेल खेल में सीखेंगे ना। तो कहानी विधि और खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे तो बच्चों की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, सामाजिक अध्ययन में दृष्टांत सामग्री का बहुत प्रयोग देखने को मिलता है। दृष्टांत सामग्री का अर्थ है, अच्छा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में जो दृष्टांत सामग्री का बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता है विषय वस्तु में, पाठ्य वस्तु में, तो इस दृष्टांत सामग्री जो सामग्री है, दृष्टांत सामग्री, इसका अर्थ क्या है मित्रों ना। अब देखिए ये तो एक मतलब देखिए जिन्होंने पढ़ा है उसको पता, दृश्य श्रव्य सामग्री ये नहीं होगी, है ना। प्रत्यक्ष उपलब्ध वस्तु दृष्टांत सामग्री को नहीं कहते, और दिखाई देने वाली सामग्री या शिक्षण के। अब 2 विकल्प बचे, ज्यादातर बच्चे करेंगे विकल्प नंबर 3, लेकिन ये भी क्या है मित्रों गलत है ना। शिक्षण के साथ दिए गए उदाहरण, आपने शब्द देखा होगा दृष्टांत, है ना, आप देख लेना इसका सर्च करके क्या होता है ना। तो दृष्टांत का मित्रों उदाहरण होता है, यानी कि उदाहरण होता है, लेकिन किसके साथ में, शिक्षण के साथ में जो उदाहरण दिए गए हैं ना, वो सामाजिक अध्ययन में क्या कहलाता है, दृष्टांत सामग्री कहलाती है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, शिक्षण अधिगम सामग्री में मृदुल उपागम का उदाहरण है। देखिए जो शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़ी आपने ना, दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री, उसी प्रकार देखिए 2 उपागम और होते हैं, एक होता है मृदुल उपागम और दूसरा होता है मित्रों कठोर उपागम, है ना। एक मृदुल उपागम, दूसरा कठोर उपागम। मृदुल उपागम किसको कहते हैं, जो मित्रों सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, मर्दूल उपागम कहते हैं। और कठोर उपागम किसे कहते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं ना, हार्डवेयर होते हैं उनको कठोर उपागम, ठीक है। अब आप जानते हो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर भीतरी मशीनें है ना जो हमें दिखती है, जैसे टेलीविजन, ये क्या है, कठोर है। टेप रिकॉर्डर कठोर है, कंप्यूटर भी कठोर है। लेकिन सॉफ्टवेयर में आ जाएगी
है ना। जैसे कि ये रही रेखा चित्र, है ना, ये रेखा चित्र मर्दूल उपगम है ना, सॉफ्टवेयर है ना। रेखा चित्र हुआ, मानचित्र हुआ, कोई तस्वीर चित्र हुई, है ना, जैसे ग्राफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें मर्दूल उपगम के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है मित्रों, सामाजिक शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का दोष है। अच्छा प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न ही नहीं है। देखिए रीट वालों तो देख ली, कान खोल के सुन लेना, रीट लेवल 2 वाले रीट लेवल 2 वाले सुन लेना कि जो प्रोजेक्ट विधि है ना, 101% इनमें से प्रश्न आएगा जरूर। 1 या 2 प्रश्न प्रोजेक्ट विधि किनके, रीट लेवल 2 के। मेरी गारंटी है ये प्रश्न 1-2 जरूर आएंगे प्रोजेक्ट विधि से ही, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सामाजिक शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि का पूछा दोष क्या है ना। गुण जानते हो तब अपने आप दोष जानोगे, ठीक है। अब देखिए ये विधि शिक्षक के महत्व को कम करती है, ये सही कथन है, ये इसका दोष है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में सक्रिय कौन रहता है, छात्र रहता है, तो यहाँ पे शिक्षक का महत्व कम हो गया, सही है। पूर्व ज्ञान नहीं हो पाता, तो ये कथन भी क्या है, सही है, ये भी इसी का दोष है ना। यानी इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित कोई बात नहीं होती है ना। प्रोजेक्ट विधि पर तो तात्कालिक समस्याओं पर अध्ययन किया जाता है। तीसरी चीज़ है संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है भाई, ये भी चीज़ सही है, ये भी दोष है। क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी क्या है, प्रोजेक्ट विधि के दोष है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, पर्यावरण एवं सामाजिक विषय में छात्रों की रुचि को पाठ की ओर आकृष्ट करने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए लगभग पर्यावरण लेवल 1 वालों के लिए और जो सामाजिक विषय लेवल 2 वालों के लिए, दोनों के लिए क्या है कि जो शिक्षण विद्या है ना, इनकी जो पर्यावरण और सामाजिक है वो लगभग क्या है, एक समान है, सेम है, ठीक है। इसलिए 7 में प्रश्न है। तो देखिए पर्यावरण एवं सामाजिक किया गया यहाँ पे, छात्रों की जो रुचि है उसको पाठ की ओर आकृष्ट करना है ना, आकर्षित करना है मित्रों। तो उसके लिए क्या आवश्यक है ना। तो देखिए पाठ का सार, पाठ की प्रस्तावना, प्राप्य उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों छात्रों की किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि जगानी उस पाठ के प्रति ना, तो पाठ का सार कह देंगे, इससे रुचि नहीं जागेगी ना। प्राप्य उद्देश्य यानी कि उद्देश्य प्राप्त करेंगे वो बताएंगे, तो उससे भी नहीं होगा ना। इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ होगा मित्रों पाठ की प्रस्तावना। क्या होगा मित्रों, पाठ की प्रस्तावना। यानी कि छात्रों की रुचि जगानी है तो हम क्या कहेंगे, पाठ की प्रस्तावना करेंगे। यानी कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना पर आधारित हम क्या करेंगे, बच्चों को प्रश्न पूछेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं मित्रों ना। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, जो कि क्या होते हैं, जो सरल से कठिन की ओर चलते हैं ना, सरल प्रश्न होते हैं, और पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं ना। तो बालक से जब ये पूछेंगे, जिस टॉपिक का पढ़ाना उसी पे पूर्व ज्ञान संबंधी पूछेंगे, तो बालकों को लगेगा हाँ ये तो इजी, ये तो हमारे को आ रहा है, तो उनकी क्या है, रुचि वहाँ पे आकृष्ट होगी मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। अच्छा प्रश्न है और ये परिभाषा से संबंधित प्रश्न है मित्रों कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधा यंत्र है, उक्त वाक्य किसने कहा। और ये देखिए पूर्व के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और अच्छा प्रश्न है मित्रों कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधा यंत्र है, ये वाक्य किसने कहा। ये देखिए सेकंड ग्रेड आरपीएससी में आ रखा है, ठीक है। मैंने बताया कि पूर्व के एग्जाम में आ रखा है, मैं भूल गया, सेकंड ग्रेड आरपीएससी एग्जाम में आ रखा है ये प्रश्न कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधा यंत्र, ये वाक्य किसने कहा ना, हर्बर्ट डगलस, प्रोफेसर कीटिंग या एस चौहान। तो मित्रों पाठ्य पुस्तक जो शिक्षण का क्या है, आधा यंत्र है, ये कथन कहा था मित्रों प्रोफेसर कीटिंग ने कहा था, ठीक है, याद रखना। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 देखिए मित्रों, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आपके सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। देखिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करना है तो आपकी सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। रुचि का बिल्कुल सही है। देखिए जो भी शिक्षण करेंगे तो उसमें विषय वस्तु के प्रति रुचि होनी चाहिए, सही कथन है। प्रेरणा, देखिए जब कोई प्रेरित होकर शिक्षण करेगा या करवाएगा तो उससे क्या होगा कि अच्छी तरह शिक्षण होगा ना, तो ये भी सही है प्रेरित होने से। और नियम तो बिल्कुल सामाजिक अध्ययन में क्या होते हैं, सामाजिक अध्ययन में नियम होते हैं, तो उन उस सिद्धांत का भी अनुपालन करना आवश्यक है। यानी कि उपयुक्त सभी जो शिक्षण सिद्धांत है इनका सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय अनुपालन आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या है, देखिए रिक्त स्थान आ रखा है के अलावा निम्नलिखित सभी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की विधियां। देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की, ये पर्यावरण अध्ययन कहाँ चलता है, ये चलता है मित्रों 1 से 5 तक, यही चलता है ना 1 से 5 तक, ठीक है ना। तो यानी कि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो देखिए इसमें
कौन सी एक विधि को, इन 4 विकल्प में से एक विकल्प को छोड़ दे, बाकी 3 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की विधियां हैं। ठीक है, तो देखिए निर्देशित खोज क्या होता है, खोज मतलब अन्वेषण, यानी कि इसमें जो बालक है वो क्या रहेगा, खुद स्वयं क्या रहेगा, बालक सक्रिय रहेगा मित्रों। ठीक है, बालक स्वयं सक्रिय रहेगा, यानी कि वो खोज करेगा, और निर्देश कौन देगा, शिक्षक देगा। तो ये तो क्या है, ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अच्छी विधि है। इसके अलावा आ रखा सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि सहयोगपूर्ण जो सीख रहा है, यानी कि शिक्षक सहयोग करेंगे और बालक सीखेगा, तो ये भी क्या है, ये भी अच्छी विधि है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की। और समस्या का समाधान, तो ये भी पर्यावरण की अध्ययन की विधि है। ठीक है, लेकिन व्याख्यान देकर फिर स्पष्टीकरण करना, ये देखिए मैंने क्या कहा, पर्यावरण अध्ययन की पूछा, सामाजिक नहीं पूछा, यानी 1 से 5 तक की। तो व्याख्यान देकर स्पष्टीकरण ये 1 से 5 में चलता है या 6 से 8 में, 6 से 8 में चलता है मित्रों। ये 1 से 5 वाले कभी स्पष्टीकरण या व्याख्यान को नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार मित्रों आसान सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। अच्छा प्रश्न है मित्रों प्रश्न संख्या 10 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त कार्य गोष्ठी विधि में छात्रों की संख्या कितनी होती है। कार्य गोष्ठी विधि से आप 2 प्रश्न आए हैं मित्रों। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 सामाजिक अध्ययन वालों को लेना, वहाँ एक विधि चलती है कार्य गोष्ठी विधि, वहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी होती है। मैंने जो पहला प्रश्न यही था कार्य गोष्ठी विधि, उसमें बता रखा है। ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, 30 से 40 या कोई भी नहीं। तो मित्रों इसमें 30 से 40 छात्र एक निश्चित स्थान पर, ठीक है, एक निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, छात्र कितने, छात्रों की संख्या 30 से 40। समय पूछे तो अगले 4-5 दिन तक किसी समस्या का समाधान करने के लिए समूह में विचार विमर्श करते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या याद रखना है मित्रों आपको, कि समूह में 30 से 40 सभी के सभी सदस्य क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं ना। सक्रिय कौन रहते हैं, सभी सदस्य सक्रिय रहते हैं, इसमें ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है मित्रों, ये कार्य गोष्ठी विधि है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त है। इसमें छात्रों की संख्या 30 से 40 होती है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, किलपेट्रिक द्वारा प्रोजेक्ट विधि का कौन सा भेद नहीं बताया गया। अच्छा प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का मैंने गारंटी ली है 101% है ना। एग्जाम रीट में लेवल जो 2 वाले हैं ध्यान रख लेना, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि से ही आएगा प्रश्न। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि के मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए किलपेट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जो जनक थे, आपको पता है जन्मदाता थे। अगर पूछे कि प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम विचार धारा किसने दी, विचारक पूछे सर्वप्रथम विचारक, तो कौन थे मित्रों, विचारक थे जॉन डीवी थे। ठीक है, अब देखिए उनके शिष्य किलपेट्रिक जन्मदाता, इन्होंने देखिए किलपेट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के कुल 4 भेद बताए। अगर पूछे कि किलपेट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट विधि कितने भेद है, 4 भेद है। ठीक है, कितने भेद है, 4। अब यहाँ पूछा कौन सा नहीं बताया, देखिए सर्जनात्मक या रचनात्मक, ठीक है, ये इसका प्रकार है, ये इसका भेद है किलपेट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट का। रसास्वादन या जिसे कहते हैं आनंदात्मक, ये भी है। समस्यात्मक, ये भी है। और चौथा है मित्रों अभ्यास प्रोजेक्ट, अभ्यासात्मक है ना। ये 4 है। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है मित्रों, विश्लेषणात्मक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट विधि का किलपेट्रिक के अनुसार कोई प्रकार या भेद नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। अच्छा प्रश्न है। देखिए दहेज की समस्या कहाँ पढ़ाना है, कक्षा में पढ़ाना है ना। तो कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है, बस 2 से 3 चीज़ें ऐसे ध्यान रखो पढ़ के ना। अब देखिए अनुसंधान विधि में तो खोज करनी होती है, नहीं भाषण से केवल दहेज आप पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, प्रयोगशाला, अब यहाँ तो बात की गई है कक्षा में करना है, यहाँ लैब में है ना, ये तो प्रयोगशाला की, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया भाई। कक्षा में पूछा, ये प्रयोगशाला कह रहा ना। तो विकल्प एक ही बचा है और वही विकल्प होगा ना, पात्र अभिनय विधि। ऐसे विकल्प हटाया करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, पात्र अभिनय विधि यानी कि दहेज की समस्या, यानी एक लड़का एक लड़की रहेगी, उनका फिर विवाह होगा, वहाँ पे जो लड़के का पिता है वो लड़की से क्या करेगा, लड़की के पिता से दहेज की मांग करेगा। तो इन सब के लिए क्या करना होगा, पात्र बनकर अभिनय करना होगा। तो ये पात्र अभिनय विधि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है दहेज की समस्या के लिए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए क्या है, सभ्यता व समाज की उन्नति शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है, ये कथन किसने कहा। ये देखिए रीट के ओल्ड एग्जाम में प्रश्न आ रखा है ना, सभ्यता और समाज की जो उन्नति है वो शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है, ये कथन किसने कहा मित्रों, डगलस, ब्रेबेकर, टीवी नन या कैम्पबेल। तो मित्रों ये कथन है टीवी नन का, है ना, कि टीवी नन ने कहा सभ्यता और समाज की उन्नति शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14वां देखिए मित्रों,
किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने का सही तरीका। अच्छा प्रश्न है, किसी अवधारणा के बारे में क्या करना, समझ बनाना है, तो कौन सा सही तरीका? रटकर याद करना। रटकर याद करने से समझ थोड़ी ना बनेगी, यहाँ समझ बनानी है ना। सैद्धांतिक पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना। पुस्तकों से ज्ञान, पुस्तकों में तो क्या होता है, बस जो भी लिखा हुआ है बस बोल लो या पढ़ लो ना, वो मतलब सैद्धांतिक ज्ञान होता है। यहाँ सैद्धांतिक काम नहीं आएगा। समझ बनाने में आएगा व्यावहारिक ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो वापस कभी भूले नहीं। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान तो जो रटकर याद किया वो होता है, इनमें से कोई नहीं आएगा। यहाँ आएगा मित्रों रचनावादी सिद्धांत द्वारा सीखना, जिसमें रचना होगी। बालक क्या करेगा, ज्ञान का अर्थ समझेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा, व्यवहारिक रूप में प्रयोग करेगा। यानी ये क्या होता है, ये किसी अवधारणा के बारे में सही समझ बनाएगा रचनावादी सिद्धांत के द्वारा सीख कर। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 मित्रों, उच्च प्राथमिक स्तर पर चर्चा का कौन सा उद्देश्य? देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 लेवल 2 में एक टॉपिक है मित्रों चर्चा, है ना, ये टॉपिक है उनके ना, और ये लेवल 1 में भी है चर्चा टॉपिक है। तो देखिए इनमें कौन सा उद्देश्य है उस चर्चा का ना, विषय का विस्तृत ज्ञान देना। बिल्कुल, देखिए चर्चा समूह में की जाती है पहली चीज़। ठीक है, ऐसे देखिए फैक्ट अपने आप सोचे ना, जब हम चर्चा जानेंगे, चर्चा किसे कहते हैं हम जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्न हल कर पाएंगे। चर्चा क्या है, समूह में होती है। तो देखिए विषय का विस्तृत ज्ञान देने के लिए तो चर्चा की जाती है, सही कथन है। और देखिए चर्चा की जो कोई भी समस्या है उसमें सभी पहलू, देखिए सदस्य बहुत होते हैं ना, तो सबके दिमाग में अलग अलग पहलू आएंगे ना, तो उसमें नहीं तो सभी जो पहलू है उन पर विचार करके हल निकालेंगे। भाई हल निकालने के लिए तो चर्चा की जा रही है ना। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक और भावात्मक, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्य प्राप्त होंगे। कैसे कि देखिए चर्चा करने के लिए क्या करेंगे, मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, समस्या का समाधान निकालना होगा, तो वहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। और भावात्मक की कैसे होगी, समूह में करेंगे तो समूह में अलग अलग विचार होंगे, किसी के भाई नकारात्मक विचार आएंगे सबको। अब देखिए इसमें मान लीजिए 5 जने चर्चा कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए एक जने का जो विचार है वो बाकी 4 के पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, उसके विचारों का सम्मान कर रहे हैं, मतलब भावात्मक से रूप से जुड़े हुए भावात्मक उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है उपयुक्त सभी चर्चा के उद्देश्य है मित्रों। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 15 में। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण शिक्षण लेवल 1 और सामाजिक शिक्षण लेवल 2 के जो टीचिंग मेथड्स है शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ पे 15 में से 12 प्लस करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए किसके 12 से ज़्यादा सही हो रहे हैं। उसके जो तैयारी है बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी हो रही है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।